नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम शुरू करने वाले हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है, थी। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे दोस्तों, और इसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था दोस्तों। तो जरासंध किसका पुत्र था दोस्तों? तो ये बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे, और ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में। डेट याद रखिएगा दोस्तों, कब? तो 544 ईसा पूर्व में। किसके अनुसार दोस्तों? तो ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी बिंबिसार किसे मानते थे दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार ने दोस्तों किसे हरा के? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया? तो ये बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। आगे है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा कौन थे दोस्तों? तो राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि राजवैद्य जीवक किसके दरबार में थे? तो ये बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा भद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया है दोस्तों। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, तो प्रसेनजीत की बहन कौन है? महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा भद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो बिंबिसार की हत्या किसने की दोस्तों? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों। तो मगध की गद्दी पर अजातशत्रु कब बैठा दोस्तों? तो 493 ईसा पूर्व में दोस्तों। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों? तो ये कुनिक था दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि कुनिक किसका नाम था? अजातशत्रु का, बिंबिसार का? तो याद रखिएगा, कुनिक अजातशत्रु का नाम था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक दोस्तों? तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो प्रारंभ में ये किस धर्म को मानते थे दोस्तों? तो ये जैन धर्म को मानते थे। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था, और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की दोस्तों। तो अंग पे विजय बिंबिसार ने प्राप्त की तथा वैशाली पर विजय किसने प्राप्त की? तो अजातशत्रु ने दोस्तों।
अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कब, तो 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिंबिसार का पुत्र कौन था दोस्तों, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन जो था वो पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। तो उदयन भी जो था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो ये नागदशक थे दोस्तों। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की दोस्तों। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो शिशुनाग वंश जिसने स्थापित किया था दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। तो शिशुनाग ने तो राजधानी वैशाली बनाई थी दोस्तों, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी कालाशोक थे उन्होंने राजधानी फिर से पाटलिपुत्र बना दिया, पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों, तो ये नंदीवर्धन था दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक महापद्मा नंद था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये महापद्मा नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो नंद वंश का आपसे अंतिम शासक पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये घनानंद था दोस्तों। यह सिकंदर का समकालीन था। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिकंदर के समकालीन कौन से मगध के राजा थे, तो ये घनानंद थे। या घनानंद पूछा जा सकता है कि घनानंद किसके समकालीन थे, तो ये सिकंदर के समकालीन थे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो घनानंद को किसने पराजित किया दोस्तों, तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। अब आइए दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो ये 356 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में तो फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। तो फिलिप जो कि सिकंदर के पिता थे दोस्तों, ये 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर जो था वो किसके शिष्य थे, तो ये अरस्तु के शिष्य थे दोस्तों। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। तो सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था दोस्तों, तो ये सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। तो सिकंदर को पंजाब के शासक, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि पोरस कहाँ के शासक थे, तो ये पंजाब के थे। तो प से पोरस, प से पंजाब। तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाई डिस्प्यूज के युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडिस्पिस के युद्ध या झेलम जिसे बितस्ता भी कहा जाता है, तो झेलम या बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया दोस्तों? तो ये ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। तो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिकंदर का जल सेनापति था नियारकस। तो सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? तो ये नियारकस थे दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अब बहुत इम्पोर्टेंट मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, तो इसलिए मौर्य साम्राज्य को ध्यान से पढ़िएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसे हराकर दोस्तों? तो घनानंद को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है। अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। तो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाले थे दोस्तों? तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया दोस्तों। तो सेलुकस निकेटर किसके सेनापति थे दोस्तों? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेलुकस निकेटर किसके सेनापति थे। तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, तो याद रखिएगा दोस्तों, सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। तो क्या बोला गया दोस्तों कि सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत कौन कौन? काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा या शिक्षा ली? तो ये गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज है दोस्तों सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि इंडिका किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। आगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है।
तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो किसके अनुसार दोस्तों? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दोस्तों 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों? तो ये बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि अमित्रघात किसे कहा जाता था, किस शासक को? तो ये बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था दोस्तों। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे दोस्तों? तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो क्या बोला गया है दोस्तों कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है दोस्तों? तो सिंहसेन कहा गया है, जबकि वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। आगे है दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है दोस्तों, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी दोस्तों। आगे दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है दोस्तों। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ दोस्तों, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा दोस्तों। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये अवंती के राज्यपाल थे दोस्तों। आगे है दोस्तों मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो ये अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। किसमें दोस्तों? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों। आगे है दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है दोस्तों। तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है दोस्तों।
अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया दोस्तों। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे इससे हर एक शब्द से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक या अभिषेक के कितनेवें वर्ष पे कलिंग पर आक्रमण किया था? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कब दोस्तों? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में दोस्तों? तो अशोक के दरबार में। तो प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? तो अशोक के दरबार में दोस्तों। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो पूछा जा सकता है दोस्तों आपको कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दी थी? तो ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी दोस्तों। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण कराया? तो ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम, यहाँ कर्ण भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ कर्ज लिखा हुआ है लेकिन कर्ण भी हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं। तो जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी, ये चारों नाम याद रखिएगा दोस्तों। इन चारों का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसका? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी दोस्तों। नोट दिया है दोस्तों कि अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो अशोक के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो ये दशरथ था। दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। आगे है दोस्तों, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा दोस्तों। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। तो भारत में शिलालेख यानी दोस्तों पत्थर पर खुदा हुआ या लिखा हुआ, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 लिपि का यूज किया है दोस्तों। कौन कौन? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अफगानिस्तान से दोस्तों। तो ग्रीक एवं आरामाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख तथा तीसरा है गुहा लेख दोस्तों। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम शिलालेख, द्वितीय स्तंभ लेख तथा तृतीय गुहा लेख है दोस्तों। आगे है दोस्तों, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेन्थेलर ने की थी। तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेन्थेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है दोस्तों।
तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुआ और कब? तो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ। कब दोस्तों? तो 1837 ईस्वी में। आगे है दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय दोस्तों। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो सर्वप्रथम है पहला शिलालेख। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या था, द्वितीय में क्या था, या 8वीं में क्या था। तो इस तरह से ये याद रखिएगा कि पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में दोस्तों, दूसरा शिलालेख इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है दोस्तों। तो दूसरा शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में बैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि धम घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई है? तो ये चौथा शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो धम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो हमें पांचवा शिलालेख से धम महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों छठा शिलालेख, यह आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो छठे शिलालेख में किसकी शिक्षा दी गई है दोस्तों? तो आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां एवं आठवां शिलालेख। तो सातवां एवं आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो सातवां और आठवां दोनों शिलालेखों में दोस्तों अशोक ने जो भी तीर्थ यात्राएं की हैं उनका उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो नौवें शिलालेख में दोस्तों सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दसवां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारियां हमेशा प्रजा के हित में सोचे दोस्तों। तो 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे दोस्तों। आगे है दोस्तों 11वां शिलालेख है दोस्तों, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है दोस्तों। तो 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है।
इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है दोस्तों। तो आपसे ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि पड़ोसी राजाओं का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है। तो ये 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है दोस्तों। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है और इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है दोस्तों। तो ये तीनों बात याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, उनके हृदय परिवर्तन की बात 13वें शिलालेख में तथा पड़ोसी राजाओं का वर्णन 13वें शिलालेख में ही किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है दोस्तों। तो 14वां शिलालेख दोस्तों अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है दोस्तों। आगे मिलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।